स्टार्ट करेंगे रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। ठीक है, रिंडरपेस्ट और जो कैटल प्लेग एक बीमारी है जो मवेशियों में चल रही है। ठीक है, इन अफ्रीका इन 1890s अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग और रिंडरपेस्ट हैव ए टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइवलीहुड्स एंड द लोकल इकोनॉमी। अफ्रीका में 1890s में फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़ एक बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली बीमारी वहाँ पे कैटल्स में लग गई, जिसको हम प्लेग या फिर क्या कह सकते हैं, रिंडरपेस्ट, हैज ए टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स लाइवलीहुड। इससे कि जो पीपल्स हैं उनकी जो लाइवलीहुड्स हैं, उनकी जो आजीविका है, उसके ऊपर एक बहुत ही भयंकर टेरिफाइंग भयंकर असर पड़ा, उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ। एंड द लोकल इकोनॉमी, और वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी थी, इट मीन्स जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी, उसके ऊपर भी एक बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ा। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पेरियल इम्पैक्ट ऑन कॉलोनाइज सोसाइटीज़। ये कह रहे हैं कि एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है, कि इस किस चीज़ का अच्छा उदाहरण है ये, औपनिवेशिक जो समाज थे उन पर जो यूरोपीय साम्राज्यवादी जो पावर्स थी वो जो अपना इम्पैक्ट डाल रहे थे बहुत ही लार्ज मैनर में। तो ये कह रहे हैं कि जो औपनिवेशिक समाज थे उन पर जो यूरोपीय ताकत थी वो अपना प्रभाव डाल रहे थे बहुत ही बड़े लेवल पे। It shows how in this era of conquest even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortunes of thousands of people and their relations with the rest of the world. It shows, इससे ये दिखाई देता है कि how in this era, कि इस era में conquest even a disease, conquest जो विजय वो लोग कर रहे थे, जो जीत रहे थे, even a disease affecting cattle reshape, ये कह रहे हैं कि जो विजय हो रही थी इस युग में, इट मीन्स लेट 19th सेंचुरी में, ये बीमारी जो है, जो ये मवेशियों में जो बीमारी जो डिजीज़ फैली है, इससे जो हज़ारों थाउजेंड्स जो पीपल्स हैं उनकी लाइफ, उनका फ्यूचर सब चेंज करके रख दिया इसने, डिजीज़ ने। ओके, देयर रिलेशंस, इवन उनके जो रिलेशंस थे, उनके जो वर्ल्ड के लोगों के साथ जो संबंध थे, अदर कंट्रीज़ के साथ जो संबंध थे, उनमें भी एक नया रीशेप आया। इट मीन्स उन रिलेशंस ने भी एक नया शेप लिया पूरे वर्ल्ड में। ओके, हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड एब्यूडेंट लैंड एंड ए रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल से जो अफ्रीका है उसके पास एब्यूडेंट लैंड, इट मीन्स बहुत ही ज़मीन की कमी नहीं थी, इट मीन्स बहुत अधिक मात्रा में अफ्रीका के पास ज़मीन थी। एंड रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन, और ज़मीन ज़्यादा थी जबकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम थी। फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लाइफ स्टॉक सस्टेन्ड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स एंड पीपल रेयरली वर्क फॉर अ वेज। ये कह रहे हैं कि 4 सेंचुरीज, बहुत ज़्यादा शताब्दियों तक लैंड एंड लाइफ स्टॉक सस्टेन्ड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। इट मीन जो अफ्रीका के लोग थे वो अपनी लाइफ के लिए और अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपने व्यवसाय के लिए अपनी लैंड और जो उनके एनिमल्स थे, ठीक है, उनके ऊपर वो डिपेंड रहते थे। इट मीन्स रेयरली वर्क फॉर अ वेज, वहाँ के लोग वेजिस के लिए, मजदूरी के लिए काम नहीं करते थे, वो सिर्फ अपनी लैंड पे काम करते थे और अपने पशुओं को पालते थे। इन लेट 19th सेंचुरी में अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट वेजिस कुड बाय। ये कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी के लास्ट में जो अफ्रीका में जो कंज्यूमर थे, जो उपभोक्ता थे, उनके पास सामान बहुत ही कम था, ठीक है, जिससे वे वेजिस के पैसों से ख़रीदा जा सकता था। इट मीन्स वहाँ पे उपभोक्ता के जो सामान थे वो बहुत कम थे और वो उनको सिर्फ वेतन के पैसों से ही खरीद सकते थे, मीन्स लैंड और उस पर काम करके नहीं। अफ्रीका देयर वर इफ़ यू हैड बीन एन अफ्रीकन पोजेसिंग लैंड एंड लाइफ स्टॉक, ये कह रहे हैं कि अगर आप अफ्रीका के किसान के जैसे होते या आपके पास ज़मीन और आपके पालतू पशु होते, एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बोथ, यू टू वुड हैव सीन लिटिल रीज़न टू वर्क फॉर अ वेजेस। तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी अफ्रीका में, तो ये कहने से आपको भी ये बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की कोई ज़रूरत है। ओके, इन द लेट 19th सेंचुरी के लेट में यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। ये कह रहे हैं कि लेट 19th सेंचुरी में जो यूरोपियंस हैं वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका। कहाँ पे अट्रैक्ट हुए वो लोग? अफ्रीका में।
क्यों? वाई? ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड, क्योंकि अफ्रीका में जो है वो जो लैंड है बहुत बड़ी मात्रा में थी, एंड मिनरल्स ऑल्सो, और वहाँ पे जो मिनरल्स है वो भी बहुत ही बिग मैनर में थे। यूरोपियंस एज केम टू अफ्रीका होपिंग टू इस्टेब्लिश प्लांटेशन, यूरोपियंस जो हैं वो अफ्रीका आए, किस होप से आए? वो इस्टेब्लिंग प्लांटेशन, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसके लिए आए वो, एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स, और उन्होंने वहाँ पे माइंस लगाई, ठीक है, क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया और मिनरल्स को एक्सपोर्ट किया टू यूरोप। इट मीन्स जो अफ्रीका है वो अपनी लैंड और मिनरल्स के लिए फेमस था, ठीक है। लैंड उन्होंने वहाँ पे देख ली तो वहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया, मिनरल्स के लिए उन्होंने माइंस खदानें लगा दी और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करके कहाँ पे भेज दिया? इन यूरोप। बट देयर वाज एन एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो गई जिसकी यूरोपियंस ने सोचा भी नहीं था। अ शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। अभी हमने पढ़ा कि अफ्रीका के लोग सिर्फ अपनी लैंड और अपने पालतू जो पशु हैं उनके ऊपर डिपेंड थे, कैटल के ऊपर, वो वेजेस के लिए काम करने की इच्छा नहीं थी उनके पास। इसलिए यूरोपियंस के सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि उनको लेबर नहीं मिल पा रहा था काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए और प्लांटेशन के लिए उनको लेबर नहीं मिल पा रहा था। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो गई उनके लिए। एम्प्लॉयज़ यूज़ मैनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड डिटेन लेबर, और जो एम्प्लॉयर्स थे, ठीक है, जो काम करने वाले थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग मेथड्स अपनाए, ठीक है, रिक्रूट एंड रिटेन लेबर, लेबर को रोके रखने के लिए, उनको रिक्वायर्ड करने के लिए, उनको भर्ती करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे थे। हैवी टैक्सेस वर इम्पोज विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस। हैवी टैक्सेस इट मीन्स उन लोगों के ऊपर उन्होंने क्या किया? भारी भरकम टैक्स लगा दिए। क्यों लगाए? कि हम अगर इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो इनको वेज के लिए काम करना पड़ेगा, ये वेजेस के लिए काम करेंगे तो हम इन प्लांटेशन में और माइंस में हम इनको लगा लेंगे, प्लांटेशन में लगा लेंगे और माइंस में लगा लेंगे, इसलिए उन्होंने भारी भरकम टैक्स लगा दिए। इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड सो डैट इनहेरिटेंस लॉज क्या है? उत्तराधिकार कानून। इट मीन्स जो आपकी एंसेस्टर्स की जो लैंड होती है, पूर्वजों की जो ज़मीन होती है, वो आपकी इनहेरिटेंस लैंड होती है, तो इन्होंने उत्तराधिकार कानून लगा दिए। जैसे देखिए आपके दादाजी की जो लैंड है उस पर वो आपके पापा का हक है, देन पापा के बाद आप हो, आपके बाद ऐसे एक सर्कल चलता है। बट इन्होंने क्या किया? वेजेस के लिए जो इनहेरिटेंस लॉ था, जो उत्तराधिकार कानून था, उसको ही चेंज कर दिया कि हम इसको चेंज करेंगे तभी तो ये लोग हमारे वेजेस के लिए हमारे लिए काम करेंगे। पीजेंट्स वर डिस्प्लेड फ्रॉम लैंड वन मेंबर ऑफ अ फैमिली। इन्होंने क्या उत्तराधिकार का कानून क्या बनाया कि जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, वह डिस्प्लेस फ्रॉम लैंड, कि उनकी लैंड से उनको डिस्प्लेस कर दिया। ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिटेंट लैंड, कि फैमिली में देखिए किसी के फादर हैं, उनके 2 बेटे हैं, तो जो उनकी लैंड है उन दोनों बेटों में डिवाइड होती थी। बट इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ एक ही फैमिली का सिर्फ एक मेंबर जो है वो इसमें सदस्य हो सकता है। इट मीन्स उनको जो उनकी पैतृक संपत्ति है वो उनको मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक को मिलेगी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अदर्स वर पुश इनटू द लेबर मार्केट। इससे क्या हुआ कि जो फैमिली के जो अदर मेंबर्स थे उनको उनकी पैतृक संपत्ति में काम नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ जाएंगे? लेबर मार्केट, काम करने के लिए लेबर मार्केट में जाएंगे वो। माइन वर्कर्स वर आल्सो कन्फर्म इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। और जो माइन वर्कर्स थे, इट मीन जो माइंस खानों में जो काम करने वाले थे, उनको बंद कर दिया गया, कन्फाइंड कर दिया गया कंपाउंड्स में, ठीक है। एंड नॉट अलाउ, उनको अलाउ नहीं किया क्या? टू मूव अबाउट फ्रीली, क्या फ्रीली घूम फिर नहीं सकते, इट मीन्स उनको बंद करके रखा गया। देन केम रिंडरपेस्ट अ डेवास्टिंग कैटल डिजीज़। इसके बाद वहाँ पे एक रिंडरपेस्ट नामक एक बीमारी आई जो पशुओं में फैली। ओके, रिंडरपेस्ट अराइव इन अफ्रीका इन द लेट 1880s। जो रिंडरपेस्ट जो बीमारी है वो अफ्रीका में आई, कब आई? 1880s में आई। इट वॉज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग इटेरा इन ईस्ट अफ्रीका। ये कह रहे हैं कि जो रिंडरपेस्ट अफ्रीका में जो रिंडरपेस्ट नाम की जो डिजीज़ आई सबसे पहले 1880s में, 1880 के टाइम पे ये आखिरी टाइम में ये वहाँ पे इन्फेक्ट हुई। उस टाइम पे इट वॉज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल। उस टाइम पे जो पूर्वी अफ्रीका है, ईस्ट जो अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे जो सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। इट मीन जो पूर्वी अफ्रीका में जो एरिट्रिया ये जो जगह है, ये देखिए एरिट्रिया लिखा हुआ है इन ईस्ट इंडिया, हाँ जी, जो एरिट्रिया ये जगह है यहाँ पर पे उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर
अटैक कर दिया, इन्वेडिंग अटैक किया उन्होंने। और जो सैनिक थे वहाँ के, इटालियन जो सोल्जर्स थे, ये इटालियन जो सोल्जर्स थे, इनको फीड करने के लिए उन्होंने एशियाई देशों से जानवर वो लाते थे। मूड वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर, अफ्रीका इन द ईस्ट, रिंडरपेस्ट मूड वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर रीचिंग अफ्रीकाज अटलांटिक कोस्ट इन 1892। ये क्या कह रहे हैं देखिए कि 1892 में ये जो बीमारी थी अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों से, अब हमने देखा कि अभी तो ये ईस्ट अफ्रीका में, तो ये पूर्वी हिस्सों से महाद्वीप में जंगल की आग की तरह ये पश्चिमी अफ्रीका में भी बढ़ गई। अभी हमने ऊपर देखा कि ये सिर्फ वेस्ट अफ्रीका के एरिट्रिया के में थी, लेकिन अब ये ईस्ट से कहाँ पे आ रही है, वेस्ट में आ रही है, और जंगल की आग की तरह ये पूरी वेस्ट अफ्रीका में बढ़ने लगी। 1892 में ये अफ्रीका के अटलांटिक तट पर आ गई। 1892 में कहाँ पहुँच गई ये, केप अफ्रीका साउथ मोस्टर्न टिप। 5 years लेटर, ठीक है, 5 साल तक ये केप जो अफ्रीका का दूर का दक्षिणी जो हिस्सा है वहाँ तक ये पहुँच गई थी ये बीमारी। अलोंग द वे रिंडरपेस्ट किल 90% ऑफ द कैटल। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% जो कैटल्स हैं, जो मवेशी हैं, उनको मतलब मौत की नींद सुला दी। इट मीन्स उनको किल कर दिया, उनको मार दिया। इतनी भयंकर बीमारी थी ये, इसका टेरिफाइंग एक्ट हुआ। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। बस वो कैटल्स का लॉस हो गया, ख़त्म हो गया, तो जो अफ्रीकी जो लोग हैं उनका जो लाइवलीहुड्स है, उनकी जो रोजी रोटी है, उसके साधन ख़त्म होते जा रहे थे। प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलाइज what scarce cattle resource remain to strengthen their power and to force Africans into the labor market। अब देखिए क्या हुआ, अपनी पावर को मजबूत करने के लिए जो अफ्रीकी जो थे इनको लेबर मार्केट में ढकेलने के लिए वहाँ के जो बागान के मालिक थे, ठीक है, जो प्लांटर्स मालिक थे, और जो खानों के माइन के जो ऑनर्स थे, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी, जो औपनिवेशिक सरकार थी, उसने जो बचे हुए पशु थे ना उनको अपने कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। जो बाकी के कैटल रिसोर्स रिमेन थे उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया, अपनी पावर को स्ट्रेंथन को दिखाने के लिए। एंड टू फोर्स अफ्रीकन्स इनटू द लेबर मार्केट। क्यों? जिससे कि जो अफ्रीकन्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, लेबर मार्केट में जाएंगे काम करने के लिए। उनके लिए आसान हो जाएगा कि वो माइंस में लगा लेंगे, प्लांटेशन में लगा लेंगे। कंट्रोल ओवर द स्केयर रिसोर्स ऑफ कैटल एनेबल्ड यूरोपियंस कॉलोनाइजर्स टू कॉन्क्वेयर एंड सबड्यू अफ्रीका। और जो बचे हुए जो कैटल्स थे उनको, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर यूरोपियन जो उपनिवेशकार, उन्होंने पूरी अफ्रीका को कॉन्क्वेयर जीतने व उनको अपना स्लेव गुलाम बनाने का बेहतरीन मौका उनके हाथ लग गया। सबड्यू गुलाम बनाने के लिए, कॉन्क्वेयर जीतने के लिए, कंट्रोल ओवर द स्केयर रिसोर्सेज, पशुओं के जो बचे हुए रिसोर्सेज थे उनके ऊपर कंट्रोल किया। क्यों? जिससे कि वो जो उपनिवेश है पूरे अफ्रीका को हम जीत से कॉन्क्वेस्ट कर सकें और उसको एक गुलाम बना, उनके पास एक अच्छा मौका आ गया। सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। 19वीं सदी की दुनिया के जो अन्य पार्ट्स हैं, जैसे उससे जो वेस्टर्न आक्रमण हुए और जो कॉन्क्वेस्ट हुई, ऐसी ही कहानी हम देख सकते हैं वहाँ पे अलग अलग। ओके, थैंक यू।